ये आज तक रेडियो है। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी दोस्त ममता सिंह की लिखी एक कहानी। ममता एक राइटर हैं, रेडियो अनाउंसर हैं। ममता जी के बारे में तफसील से बताऊंगा इस कहानी के आखिर में। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी जिसका नाम है शून्य। अखबार के पन्ने पलटते हुए फ्रंट पेज के कोने में छपी एक खबर पर ध्यान अटक गया। खबर में लगी उस तस्वीर में दिख रहे उस चेहरे की धुंधली यादें अब तक मेरे जहन में थी। अरे ये कैसे, कब हुआ? मेरे मुंह से अचानक निकला। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। सो मैंने बुदबुदाते हुए खबर को दोबारा पढ़ा। कुछ देर तक मैं अपनी दोनों हथेलियों में चेहरा टिकाकर बैठी रही। आंखों को हथेलियों से दबाया तो हथेली पर नमी का एहसास हुआ। सालों पुरानी यादों से कई आवाजें वक्त की तहों से छनकर साफ सुनाई देने लगी। ये उस जमाने की यादें थीं जब मैं और सीमा दीदी हम दोनों ही दूरदर्शन में काम किया करते थे। ठीक ठाक मकबूलियत थी अपनी, लोग पहचानते थे। फिल्मी दुनिया की नामचीन हस्तियों से लेकर फैशन डिजाइनर, 5 स्टार होटलों के शेफ और जाने माने लोगों की रिकॉर्डिंग्स होती थी। मुझे याद है कि रिकॉर्डिंग या लाइव टेलीकास्ट वाले दिन सीमा दीदी खूब लंबी बालियां पहनकर आती थी और शिफॉन की सुर्ख साड़ी में वो खूब जचती भी थी। उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास था। काम उनके विषय का हो या ना हो, हर काम पर वो बच्चों की तरह जोश से उछल पड़ती थी। हाँ, ये तो मेरा पैशन है, ये तो मैं कर लूंगी। उनका उस उम्र में भी काम के लिए उतना ही पैशन था जैसे इंडस्ट्री में फ्रेशर्स लड़कियों में होता है। काम में दिलचस्पी थी, बोलने में महारत थी। कभी मूड हो तो यहां वहां बैठकर इतनी बातें सुनाती थी कि माहौल बन जाता था। पर एक सवाल था जिससे वो थोड़ा असहज हो जाती थी, और वो सवाल था, सीमा दीदी आपने इतनी देर से शादी क्यों की? हालांकि वो अपनी असहजता छुपा तो लेती थी, लेकिन जवाब में थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी नाराजगी खुल जाती थी, जैसे शब्दों का तमाचा जड़ रही हो। क्यों, तुमने जल्दी शादी करके कौन सा तीर चला लिया? बच्चे पैदा करके उनकी नैपी बदलने, उनकी उल्टी साफ करने का तजुर्बा ही मिला ना? अरे नहीं चाहिए मुझे ये तजुर्बा, और नहीं चाहिए मुझे बच्चे। जब वो ये कहती थी तो उनका लहजा उनकी आंखों का साथ नहीं देता था। वाक्य के आखिर तक उनके शब्द भीग जाते थे। सीमा दीदी के दिल के भीतर मध्यम मध्यम आंच पे कुछ पकता रहता था। कभी कभी खाली बैठी किसी सोच में होती। क्या हुआ दीदी, पूछो तो वो कहती थी, कुछ नहीं। और उनकी आंखों की कोरों से काजल की पतली सी रेखा उनके चश्मे से बाहर रेंगती नजर आती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मुस्कुराहट से आंखों के पानी को ढक लेती थी। देखिए, तो थोड़ी देर बाद इंजीनियर्स रूम में बैठकर गपशप कर रही हैं, ठहाका लगा रही हैं। पर ऐसा लगता था जैसे कुछ भुलाने की कोशिश कर रही हो। हाय, कल की आउटडोर शूटिंग कैसी रही? उस रोज अमन की निगाहें सीमा दीदी पर चिपकी थीं, जवाब के इंतजार में। जैसी होती है वैसी ही थी अमन जी, जवाब देते हुए सीमा दीदी की आंखें तिरछी होकर अमन की आंखों में गुंद गई थी। मुझे अब भी याद है कि वो जब अमन से हाई फाइव करती तो कुछ ज्यादा ही करीब चली जाती थी। उस वक्त उनकी चुन्नी अमन को छूती हुई हटकर नीचे गिर जाती थी, जिसे वो झुककर बड़ी अदा से उठाती, लेकिन सिल्क की चुन्नी फिर गिर जाती थी। सीमा दीदी से मेरा रिश्ता नजदीक का था। हम काफी समय साथ में गुजारते थे, पर कभी कभी वो अजनबी लगने लगती थी। एक लम्हे में ऐसा लगता था कि मैं उन्हें उतने अच्छे से नहीं जानती जितना मुझे लगता है। जैसे
एक रोज दफ्तर की बड़ी सी बालकनी पर खड़े हम चाय पी रहे थे। धुंधलाती शाम हौले हौले जमीन पर उतर रही थी। छतनार पेड़ पर चांद की भाग जल्दी उतरकर एक डाली पर टंग गई थी। सीमा दीदी की अपलक आंखें कुछ खोजती हुई सी जैसे पेड़ की शाखों पर उलझी थी। समंदर के किनारे चलोगी? सीमा दीदी अपने मन की खो से बाहर आते हुए बोली। अभी दी घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। अरे यार, सीमा दीदी कुछ इरिटेट होती हुई बोली। घर, पति, बच्चा, यार तुम लोग इससे बाहर ही नहीं निकलते हो। अरे हमारी अपनी भी तो दुनिया होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, और फिर मेरे भी तो पति हैं, वो भी तो इंतजार करते, मैं तो नहीं करती परवाह। हाँ चलो यार चलते हैं। उन्होंने जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई और कुछ देर बाद हम दोनों टैक्सी में बैठे समुद्र किनारे पहुंचे। नारियल के दरख्तों की सरगोशियां समुद्र की लहरों के शोर में गुम हुई जा रही थी। रेतीली पगडंडी से लगी झुग्गी झोपड़ियों से उठता धुआं गुच्छा बनकर समुद्र में मिल रहा था। लैंप पोस्ट की बत्तियों के बावजूद हल्का अंधेरा छा रहा था और सीमा दीदी खुद को अंधेरे में जैसे गुम कर देना चाह रही थी। हम लहरों से थोड़ा दूर जाकर एक पत्थर के टीले पर बैठ गए और परिवार की बातें करने लगे। वो मुझे और उनके पति के रिश्तों के बारे में बताने लगी। देखो भाई, पति पत्नी के बीच समझौते बहुत सारे होते हैं, लेकिन समझौते के बाद भी जिंदगी खूबसूरत ही होती है। हर समस्या का समाधान एक दूसरे से साझा करके तो निकाला जाता है। अब हम दोनों को ही देख लो, हर संडे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, मॉल में घूमते हैं, डिनर करते हैं, लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। ये कहते हुए सीमा दीदी एक पल को रोकी, जैसे वो कहीं किसी और दुनिया में चली गई हो, और बोलते बोलते उठी और समुद्र की लहरों के करीब खड़ी हो गई। मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। न जाने क्यों वो ये सब मुझे बता रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर वो बोले जा रही थी। वो बार बार कह रही थी, हम लोग तो बहुत खुश हैं, हम बहुत मजे करते हैं, हर सैटरडे थिएटर में ना कोई नया नाटक देखते हैं। अरे वो मेरी बहुत केयर। एक लहर से छिटका पानी उनके चेहरे पर पड़ गया। वो खामोश हो गई। मैं समझ रही थी कि कुछ तो चल रहा है उनके मन में, पर जब कोई कहे कि वो खुश है तो इसका कोई क्या जवाब दे। कुछ देर तक वो अकेले बोलती रही, फिर बैग से सिगरेट निकाली और धुएं का छल्ला बनाकर मुंह गोल करके आसमान की तरफ देखने लगी। धुएं के छल्ले के साथ साथ उनकी निगाहें भी गोल गोल घूम रही थी, साथ साथ उनके दिल की लहरें भी हिलोरे मार रही थी। मैं खामोशी से उन्हें देख रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अच्छा एक बात बताओ, एक दोस्त के लिए पूछ रही, जब इंसान के हालात उसके खिलाफ हों और वो रोज मर मर के जी रहा हो, तो उसे हालात से समझौता करना चाहिए या बंधनों से आजाद होना चाहिए? सीमा दीदी की नजरें मुझ पर टिकी थी। मुझे लगता है कि घिसटने से तो हमेशा बेहतर होता है कि बंधनों से आजाद हो जाए। वो मुस्कुराई, फिर बोली, लेकिन अगर बंधन से वो आजाद ना हो पा रही हो तब? सवाल करने के बाद जवाब के इंतजार में मेरी तरफ देखते देखते उन्होंने अपने बैग की एक छोटी सी पॉकेट से पान मसाला सा कुछ निकाला और उसे फाड़ के मुंह में भर लिया। मैंने कहा, जब आप बंधन से नहीं निकल पा रहे हो तो फिर समझौता ही एक रास्ता है। हालांकि दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं, पर मुझे लगता है कि आजाद हो जाना चाहिए। इंसान अपने लफ्जों के पीछे छुपा होता है। वो जितना बोलता जाता है उतना खुलता जाता है। सीमा दीदी जितना बोलकर ढक रही थी, उतना उनके बारे में सवाल मन में खड़े हो रहे थे। मैं सोचने लगी कि कहीं इन्हें वो बात तो परेशान नहीं कर रही है जब इन्होंने मेरा शो हटवाने की कोशिश की थी। तब हम नए नए दोस्त बने थे, तब इतनी नजदीकियां भी नहीं थी। हम दोनों ही एंकर थे, इसलिए आपसी प्रतिस्पर्धा तो चलती रहती थी। एक रोज एक्ट्रेस वहीदा रहमान से मेरी बातचीत टेलीकास्ट होनी थी।
सीमा दीदी ने मेरे प्रोग्राम के बीच का एक बढ़िया हिस्सा जिसमें अच्छी बातचीत हुई थी उसे हटवाने की कोशिश की, और तो और स्टेशन डायरेक्टर से मेरी झूठी शिकायत भी की, जिसका खामियाजा मुझे यूं उठाना पड़ा कि मुझे बहुत दिन तक स्क्रीन से दूर रखा गया। हमारे बीच आपसी कंपटीशन चलता रहता था, जो बहुत नॉर्मल बात थी, पर धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले, हमारा रिश्ता भी बदला। सीमा दीदी से जब रिश्ते अच्छे हुए तो एक रोज बातों बातों में उन्होंने उस दिन के लिए माफी भी मांगी। मैंने भी उस बात को यूं भुला दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छी दोस्तियां ऐसी तो होती हैं, लेकिन दीदी के इतने पास आकर भी कुछ था जो उनकी आंखों में चमकता था पर ज़बान पे नहीं आ पाता था। उस रोज मेरा लाइव शो था। स्क्रीन और माइक टेस्टिंग के बाद मैं वॉशरूम से स्टूडियो की तरफ जा रही थी। स्टूडियो के कोने में जहां सत्यम शिवम सुंदरम का बोर्ड लगा था, मैंने देखा वहां एक कोने में खड़ी सीमा दीदी सेल्फी ले रही थी। मैं जैसे ही उनके पास से गुजरी, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं रुक गई। वो बढ़ी और मेरे गले लग गई। उनकी सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक मेरे गाल पर लग गई। ये शायद उन्होंने जानबूझकर किया था। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने मेरे बालों पर ऐसे हाथ फेरा कि मेरे बाल बिखर गए। दीदी ये क्या किया आपने? मैं लाइव होने जा रही थी इसीलिए तो किया। तुम बिखरे बालों में बड़ी अच्छी लगती हो, जाओ ऐसी जाओ, कहकर वो हंसी और चली गई। मैं उन्हें समझ नहीं पाई, ये उन्होंने जानबूझकर किया या इत्तेफाकन किया, लेकिन उस वक्त उनकी आंखें चमक रही थी, उनकी भूरी आंखें बिल्ली जैसी, जिसमें प्रतिस्पर्धा का भाव था। और वो दिन जब दूरदर्शन पर उस दिन 3 फिल्म एक्टर्स के साथ मेरा इंटरव्यू बहुत पसंद किया गया था। शो के बाद डायरेक्टर साहब तारीफ करने के लिए खुद स्टूडियो में चले आए थे, पर ठीक उसी वक्त सीमा दीदी की आमद हुई और बिना किसी संकोच के, बिना दोस्ती का ख्याल करें, वो बोल पड़ी, वैसे मेरे ख्याल से वो पिछले हफ्ते वाला जो शो था ना, वो ज्यादा अच्छा था। देखो बुरा मत मानना, मैं तो बस सही फीडबैक देना चाह रही हूँ। वो उसमें क्या सवाल जो तुमने पूछा था, बहुत सही सवाल थे। वो एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी, उन पर गुस्सा भी आता था। लगता था कि वो मुझसे या हर उस शख्स से जो खुश है उससे जलती हैं। गुस्सा आता था, पर 2 मिनट के बाद उनके प्रेम के अथाह खजाने के आगे ये सब बेमायने हो जाता था। वो जितना चाहती थी उस पर कोई भी मर मिट सकता था, और उस एहसास में सच्चाई झलकती थी। उन्हें समुद्र के किनारे टहलना अच्छा लगता था। हम दोनों अक्सर जाते थे। एक बार जब हम लौट रहे थे तो हमें काफ़ी देर हो गई, इसलिए अगली सुबह मैं देर से दफ्तर पहुंची। दोपहर को जब मैं अपना शो रिकॉर्ड करके थोड़ा फ्री हुई तो चाय पीने का मन हुआ। सीमा दीदी कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। मैंने किसी से पूछा तो पता चला कि उन्होंने कई दिनों की छुट्टी ले ली है। मैं कैंटीन अकेली गई, चाय समोसा लिया, उसकी तस्वीर व्हाट्सएप पर सीमा दीदी को भेजी और लिखा, कहाँ है? छुट्टी क्यों ले ली? सब ठीक? फिर लिखा, कल घर लौटकर ज्यादा पी ली थी क्या? लिखकर मैंने स्माइली बना दी। ब्लू टिक से पता चला कि मैसेज उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन जवाब नहीं आया। अगले दिन मैंने उनको फिर मैसेज किया, एक तस्वीर भी भेजी, कुछ फोन भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। अब कुछ ही दिन बीते थे कि एक सन्नाटे वाली दोपहर, कुछ पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी। फोन की रिंगटोन बजी। सीमा दी कॉलिंग मोबाइल पर था। हेलो दीदी। हेलो, मैं तुम्हारे घर के पास हूं, जॉगर्स पार्क में मिलो। उन्होंने बस इतना ही कहा और कॉल कट गई। खैर, मैं पार्क पहुंची तो वहां दीदी मुझे दिखाई दी। खामोश थी। हम मुस्कुराए और पार्क में नीम के पेड़ के नीचे गोल चबूतरे पर बैठ गए। चबूतरे से लगी फूलों की डालियां हवा से हिलकर एक दूसरे में उलझकर गलबहियां कर रही थी। गुलमोहर के पेड़ों से खूब सारे गुलमोहर झड़कर जमीन को ढक रहे थे। पार्क के दूसरे छोर पर बच्चे फुटबॉल और बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक सीमा दीदी उठी, फूलों की डालियों को जोर जोर से हिलाने लगी। जमीन पर गिराए फूलों को और पहले से गिरे गुलमोहर के फूलों को अपनी अंजूरी में भर लाई। इस बीच मैंने
सीमा दीदी को गौर से देखा। उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे से थे, बाल बिखरे और उड़े उड़े से थे। वो बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर आ गई थी, आंखें पथराई हुई जैसे कई दिनों से बीमार हो। दीदी आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, सब खैरियत तो है ना? मैंने पूछा तो बोली, अब क्या बताऊं, तुम्हारी जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि तुम किसी की जिंदगी में झांको। ऐसा नहीं है दीदी, मैं तो आपको फोन कहते कहते मैं चुप हो गई। खुद ही लगा कि जब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मुझे उनके घर जाना चाहिए था। क्यों नहीं गई मैं उनके घर? खैर, मैंने आगे कहा, आई एम सॉरी, वैसे मैंने सोचा था कि आपके घर, खैर आप बताइए, हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं कर पाओगे। मैं सीमा दीदी की तरफ अपलक देखती रही। वो आगे बोली, कोई नहीं कर पाएगा। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है कौन जानता है, और वैसे भी औरतों को अपनी जिंदगी की सलीब खुद ही ढोनी पड़ती है। कहते हुए उन्होंने अंजुरी में लिए फूलों को मसल दिया। मैंने उन मसले हुए फूलों की तरफ देखा तो बोली, बस यही मेरा सच है, और हर बार मना करने के बावजूद यही मेरा हश्र होता है। मैं अभी नहीं समझ पाई थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मैं घबरा गई थी। उनकी आंखों के किनारे आंसू चमकने लगे। मैं उनके पास खिसक आई। सीमा दीदी ने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर सरकाई और तभी मैंने देखा उनके हाथों पर लाल लाल धारियां, कोहनी के पास बहुत सारी खरोंचे। सीमा दीदी का रिश्ता दर्द उनके चेहरे पर लगे नाखून के निशान बयां कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उनकी गर्दन पर दांत गड़ाने के निशान भी थे। उफ दी, ये सब कैसे? मैं बस इतना ही बोल पाई थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के उस हिस्से पर छुआया जहां नसें फूलकर गुम्मड़ सा हुआ था। अरे दी, ये सब कैसे हुआ? हुआ नहीं, होता है, रोज होता है। दी के गालों पर आंसुओं की एक लकीर फिसलने लगी। बोली, कई सालों से हो रहा है। ही इज इम्पोर्टेंट। वो लाचार है और उसको जितनी ज्यादा लाचारी महसूस होती है वो उतना ज्यादा। कहते कहते चुप हो गई, फिर सुबुकते हुए बोली, उसने सारी हदें पार कर दी। कहने लगा कि मैं नहीं बुझा पाता तुम्हारी प्यास तो तुम कहीं तो बुझाती होगी। वो वहशीपन में अपनी खिसियाहट को छुपाने की कोशिश करता था। उसे लगता था कि वो जुल्म करेगा, वहशीपन करेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा तो उसकी मर्दानगी इस तरह जाहिर होगी। कहते हुए सीमा दीदी ने अपनी पलकों पर अपनी हथेली रखी और गीली हथेलियों को अपने कुर्ते के कोने से पोंछ लिया। मेरी आंखों में भी सैलाब आ चुका था। दीदी, पर आप ये सब कब तक सहती रहेंगी? सीमा दीदी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने कहा था ना कि आजाद हो जाना चाहिए। आजाद हो गई, छोड़ दिया उसको। सीमा जी, कहते हुए मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और वो मेरे कंधे पे सर टिकाकर हिचकियां लेकर रोने लगी। उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि फिर वो सारी बातें क्या थी जो सीमा दीदी दफ्तर में बताया करती थी कि उनका बहुत बड़ा सा परिवार है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सैटरडे को घूमने जाते हैं, नाटक देखते हैं। मैं पूछना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। काफी बाद में मुझे समझ आया कि वो सारी बातें उनके भीतर की दबी अधूरी अतृप्त ख्वाहिशें थीं। न वो कभी फिल्म देखने जाते थे, न कभी बाहर खाने। वो हर रोज बेरंग जिंदगी में रंग खोजती थी, अपनी कल्पनाओं से, तसव्वुर से। दफ्तर में वो भले मुस्कुराती थी, झूठे किस्से बताती थी, पर उनकी जिंदगी काली स्याही की दवात की तरह जिंदगी के कोरे सफेद पन्नों पर लुढ़की हुई थी। बहुत सारी उम्मीद लेकर वो लोग डॉक्टर्स के भी चक्कर काटते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न मन से न तन से उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। उनकी शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट थी, समझौता। और मुझे ये बताते बताते सीमा दीदी शून्य में खो गई। हमारे आसपास की दुनिया में मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे कितनी उदासियां हैं,
चटकती आवाजों के बीच कितनी बेचैनियां हैं, पर हम उन्हें कहां समझ पाते हैं। हम मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे छुपी एक उदास पीढ़ी है। इस वाकये के बाद सीमा दीदी दफ्तर में भी चुप चुप सी रहने लगी, क्योंकि मुझे पता था, इसलिए अब अपनी उदासी छुपा नहीं पाती थी। लेकिन उनकी चाल ढाल सब बदल गई थी। अब न वो साथ में चाय पीती, न समोसे खाती, न कभी समुद्र के किनारे टहलने जाती थी जो उन्हें पसंद था। मैंने बहुत कोशिश की, पर बहुत कुछ बदल नहीं पाई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। सीमा दीदी अब वो सीमा दीदी नहीं थी जो ढकी छुपी ही सही प्रतिस्पर्धा करती थी, कंपटीशन करती थी। अब तो वो बस खामोशी से चुपचाप अपना काम करती थी। और इसी तरह रोजाना काम करते करते, जीते जीते एक रोज वो रिटायर हो गई। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद को अपने फ्लैट की दीवारों तक महदूद कर लिया। आइसोलेटेड सी हो गई थी वो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। और फिर सीमा दीदी के बारे में कभी कोई खबर नहीं आई। लेकिन आज अखबार का पन्ना देर तक मेरे हाथों में फड़फड़ाता रहा। एक तस्वीर में सीमा दीदी मुस्कुरा रही हैं। लिखा है, दूरदर्शन की मशहूर एंकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खबर में लिखा था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। मेरा गला भर आया और कांपते होठों पर बस एक नाम सा आया, सीमा दीदी। एक लम्हे में मेरी स्मृतियों में दर्ज सीमा दीदी के साथ गुजारे अनगिनत लम्हे, उनकी मुस्कुराहट, शरारत, कंपटीशन, उदासी, सब कुछ याद आ गया। मेरी आंखों से 2 आंसू के कतरे टपके और अखबार के पन्ने में खामोशी से जज्ब हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसे लिखा है मेरी दोस्त ममता सिंह ने। मुंबई में रहती हैं ममता जी। विविध भारती में अनाउंसर भी हैं और बहुत सारी मैगजीन में उनके आर्टिकल्स और कहानियां छपती हैं। उनका एक कहानी संग्रह किरकिरी के नाम से था और उसके बाद उनका पहला उपन्यास भी आया, अलाव पर कोख। उसे बहुत पसंद किया गया और हाल ही में उसे महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उन्हें बहुत मुबारकबाद और हम इस खूबसूरत कहानी के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना सुनना हो या आपके आसपास भी कोई सीमा दीदी हो, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो radio@aajtak.com पर बताइएगा। स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट पर जहां भी आप हमें सुन रहे हैं, हमें रेटिंग्स दीजिए। तो अभी चलता हूं, अगले इतवार फिर लौटूंगा, फिर एक कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।